विधानसभा के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो आइए हम बिना देरी के हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। भारत में संविधान का निर्माण संविधान सभा के माध्यम से किया गया था। तो यहाँ पर बात जो हो रही है वो इंपॉर्टेंट ये है कि भारत में संविधान का निर्माण किसके माध्यम से किया गया था? संविधान सभा के माध्यम से किया गया है। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग स्वराज विधेयक के माध्यम से किया। यानी सबसे पहले अपन बात करें कि 1895 में संविधान की मांग किया है तो किसने किया है? बाल गंगाधर तिलक ने। और कौन से विधेयक के माध्यम से किया है? स्वराज विधेयक के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में संविधान की मांग की। 1922 में महात्मा गांधी ने कहा भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। तो महात्मा गांधी का जो कथन है वो इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना कि भारत का संविधान किसके इच्छा के अनुसार होगा? भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। यानी अंग्रेज अपनी इच्छा से संविधान नहीं बना सकते। हम हमारा संविधान हमारी इच्छाओं के अनुसार ही बनाएंगे। ये महात्मा गांधी का कथन था। और महात्मा गांधी ने कथन कब दिया था? 1922 में। अब अगला देखते हैं। 1928 में अंग्रेजों ने चैलेंज किया कि भारतीय अपना संविधान नहीं बना सकते। तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मोतीलाल नेहरू ने अस्थायी संविधान के निर्माण का प्रयास किया। यानी पहली बार 1928 में नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मोतीलाल नेहरू ने अस्थायी संविधान के निर्माण का प्रयास किया। तो मोतीलाल नेहरू ने कब प्रयास किया था? 1928 में, मतलब अस्थायी संविधान का बनाने का प्रयास किया था। अब देखिए कांग्रेस की चर्चा करते हैं। तो 1934 में कांग्रेस ने संविधान के माध्यम से संविधान सभा के माध्यम से संविधान की मांग की। तो कांग्रेस ने कब किया है? 1934 में संविधान सभा के माध्यम से संविधान की मांग की। अगला देखते हैं 1938 में। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने व्यस्त के मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग की। तो ये मांग कब की थी? 1938 में। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसके आधार पर? व्यस्त मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग की। आगे देखते हैं अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव आता है 8 अगस्त 1940 में। यानी जो अगस्त प्रस्ताव आया था वो कब आया था? 8 अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है। अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश शासन ने के द्वारा संविधान सभा की मांग को अस्थायी मंजूरी प्रदान की गई। तो यहां पर अंडरलाइन कर लेना कि जो अगस्त प्रस्ताव आया है 8 अगस्त 1940 को, उसने संविधान सभा की मांग को अस्थायी मंजूरी प्रदान की है। तो अस्थायी मंजूरी संविधान सभा को कब प्रदान की गई थी? 8 अगस्त 1940। आगे देखते हैं अगला मिशन आता है क्रिप्स मिशन। यह आता है 1942 में। क्रिप्स मिशन में ब्रिटिश सरकार के द्वारा संविधान सभा के माध्यम से संविधान के निर्माण की मांग को पूर्ण मंजूरी प्रदान की गई। तो जो अगस्त प्रस्ताव आया उसमें संविधान सभा की जो मांग की गई उसको अस्थायी मंजूरी प्रदान की गई। फिर उसके बाद में आता है 1942 में क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन ने संविधान सभा की जो मांग थी, निर्माण की मांग थी संविधान की, उसको पूर्ण मंजूरी प्रदान कर दिया। अब देखिए अगला मिशन आएगा कैबिनेट मिशन। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो कैबिनेट मिशन कब आया था भारत में? 24 मार्च 1946 को भारत में कैबिनेट मिशन आता है। उसमें कितने सदस्य शामिल थे? उसमें सदस्य शामिल थे 3 सदस्य शामिल थे। यानी जो कैबिनेट मिशन आ रहा है भारत में कब आ रहा है? 24 मार्च 1946 को। उसमें कितने सदस्य शामिल थे? 3 सदस्य शामिल थे। पहला मिशन ध्यान रखना, ये जो 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आता है। उसके बाद में दूसरा आता है 1942 में क्रिप्स मिशन, जो संविधान सभा की निर्माण की मांग थी उसको पूर्ण मंजूरी देता है। और अस्थायी मंजूरी
जो अगस्त प्रस्ताव आता वो अस्थायी मंजूरी देता। अब बात कर रहे हैं अपन कैबिनेट मिशन की, जो कब आया था 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। तो पहले सदस्य थे इसके लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस इसके पहले सदस्य थे और वो अध्यक्ष थे। दूसरे सदस्य इसके हो जाएंगे सर स्टेफर्ड क्रिप्स और तीसरे सदस्य हो जाएंगे एवी अलेक्जेंडर। तो जो कैबिनेट मिशन भारत आया उसमें 3 सदस्य थे। पहले सदस्य थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो इसके अध्यक्ष हैं और दूसरे इसके सदस्य हैं सर स्टेफर्ड क्रिप्स। तो याद रखना दूसरे सदस्य का नाम क्या है, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, और तीसरे सदस्य हो जाएंगे एवी अलेक्जेंडर। तो इसमें 3 सदस्य आए। जो कैबिनेट मिशन भारत आया उसमें कुल कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। और कैबिनेट मिशन कब आया था, 24 मार्च 1946 को भारत आया। तो याद रखना इसमें सदस्य कितने थे, 3 सदस्य थे। अध्यक्ष, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, और तीनों क्वेश्चन ये ऑप्शन में डाल देगा, एक चौथा और डाल देगा साथ में, तो इंपॉर्टेंट है। अब जो कैबिनेट मिशन आया भारत 24 मार्च 1946 को, जो कैबिनेट मिशन आता है इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य ये था कि भारतीयों को शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता हस्तांतरण पर विचार करना तथा संविधान सभा के माध्यम से भारत के संविधान का निर्माण करना। तो कैबिनेट मिशन का उद्देश्य है कि भारतीयों को शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता हस्तांतरण पर विचार करना तथा संविधान सभा के माध्यम से भारत के संविधान का निर्माण करना कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था। तो कैबिनेट मिशन का उद्देश्य ध्यान रखना, ये कैबिनेट मिशन कब आया था, 24 मार्च 1946 को भारत में कैबिनेट मिशन आता है। और कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, 3 सदस्य, और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस उसके क्या थे, अध्यक्ष थे। और उद्देश्य क्या था, भारतीयों को शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता हस्तांतरण पर विचार करना तथा संविधान सभा के माध्यम से भारत के संविधान का निर्माण करना, यह कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था। तो कैबिनेट मिशन का उद्देश्य भी इंपॉर्टेंट है, अध्यक्ष भी है और डेट भी। डेट्स लगभग सभी को याद होगी, 24 मार्च 1946 को। अब 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना प्रस्तुत करते हुए संविधान सभा के बारे में निम्न बातें निर्धारित की। बात हो रही है कि 24 मार्च 1946 को तो कैबिनेट मिशन आता है और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना प्रस्तुत करते हुए संविधान सभा के बारे में निम्न बातें निर्धारित। अब इसमें देखें जो इन्होंने बातें निर्धारित की थी, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होंगे, 389 सदस्य होंगे। अब ये 389 सदस्य जो होंगे ये भी डिवाइड कर दी गई, ये भी अलग अलग जगह से अलग अलग लिए जा रहे। तो ये लिए गए ब्रिटिश प्रांतों से कितने सदस्य लिए जाएंगे, 292 सदस्य लिए जाएंगे। और देशी रियासतों से कितने सदस्य लिए जाएंगे, 93 सदस्य लिए जाएंगे। और चीफ कमिश्नर इसे कितने क्षेत्रों से कितने लिए जाएंगे, 4 सदस्य। तो इस प्रकार हम बात कर सकते हैं। तो संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे, 389 सदस्य थे। अब ये जो 389 सदस्य इनको डिवाइड किया गया, यानी ब्रिटिश प्रांतों से कितने सदस्य आएंगे, 292 सदस्य, और देशी रियासतों से कितने आएंगे, 93 सदस्य, और चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से कितने आएंगे, 4 सदस्य आएंगे। इस प्रकार टोटल कितने हो गए, 389 सदस्य हो गए। लेकिन जब भारत का विभाजन हो जाता है उसके बाद में संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो उसके बाद में संविधान सभा में कितने सदस्य रह जाते, 299 सदस्य रह जाते। आगे इसका, अब ये जो 389 सदस्य जो प्रतिनिधि लिए जाएंगे, किस प्रकार से इनका चुनाव होगा। तो देखो जो देशी रियासतों से अपन बात कर रहे हैं, यहां पर जो देशी रियासतें आ रही, इनके जो प्रतिनिधि होंगे उनका चुनाव नहीं होगा, वो सीधे मनोनीत किए जाएंगे, और बाकी का तो चुनाव होएगा। लेकिन अब देखें इनका जो लेने का उद्देश्य किस तरीके से लिया गया था कि संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा, यानी प्रत्येक सदस्य कितनी लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा, 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। इस प्रकार सदस्य ले गए। और मतदाताओं को भी 3 श्रेणियों में विभाजित कर दिया इन्होंने। जो कैबिनेट मिशन आया उसने मतदाताओं की कितनी श्रेणियां बताई, 3 प्रकार की श्रेणियां होगी, सामान्य,
सिख, मुसलमान, इनमें डिवाइड कर दिया। जो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आता है, उसने जो ये संविधान सभा के बारे में जो निम्न बातें जो ये बातें निर्धारित किया है, उसमें सब मतदाताओं को भी 3 श्रेणियों में विभाजित कर दिया। पहली श्रेणी हो जाएगी सामान्य, दूसरी सिख और तीसरी हो जाएगी मुसलमान। अब देखिए, देशी रियासतों के प्रतिनिधि मनोनीत होंगे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो देशी रियासत है वहां से प्रतिनिधि क्या होंगे, मनोनीत होंगे, इनके चुनाव नहीं होंगे। तो याद रखना, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, 389। ब्रिटिश प्रांतों से कितने थे, 292 सदस्य। देशी रियासतों से कितने थे, 93 सदस्य। और चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से कितने सदस्य थे, 4 सदस्य थे। और इस प्रकार अपन बात करें कि संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। अब आगे देखते हैं। उम्मीद करते हैं यहां तक सभी को समझ आ रहा होगा, और ये कंप्लीट क्लास जब आप ले लोगे तो आपको लगेगा हाँ अब मेरे को संविधान सभा लगभग काफी कवर हो गया, कोई टॉपिक नहीं छूटेगा मतलब इसका। अब देखिए संविधान सभा की बैठक बहुत ही विशेष है, क्योंकि संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, द्वितीय बैठक होगी 11 दिसंबर 1946 को, और तृतीय बैठक होगी 13 दिसंबर 1946 को, और संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, और उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया जाता है। अब इनके बारे में विस्तृत रूप से देखते हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। तो प्रथम बैठक की डेट याद रखना 9 दिसंबर 1946। अब देखें, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हो रही है उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि ये सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे, तो इसलिए इनको क्या बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। स्थायी अध्यक्ष की बात नहीं हो रही यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है अस्थायी अध्यक्ष की। और इसमें उपस्थित सदस्य कितने थे, 207 सदस्य उपस्थित रहे, बाकी सदस्य अनुपस्थित रहे। हम बात करें संविधान सभा में महिलाओं की संख्या, तो संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 है, और 15 में से सिर्फ 9 महिलाएं उपस्थित रही, बाकी महिलाएं भी उपस्थित नहीं रही है। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हो रही है उसमें कितने सदस्य उपस्थित रहे, 207 सदस्य उपस्थित रहे। जो रियासत थी वहां से नहीं आई, मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया तो वो इसमें शामिल नहीं हो रही थी। अब देखिए आगे देखते हैं संविधान सभा की द्वितीय बैठक। जो संविधान सभा की द्वितीय बैठक है वो कब हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हो रही है, 9 दिसंबर 1946 को। द्वितीय बैठक हो रही है उसके 2 दिन बाद में 11 दिसंबर 1946 को। अब द्वितीय बैठक हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो संविधान सभा की द्वितीय बैठक हुई थी उसमें स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। यानी जो संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। और जब संविधान सभा की द्वितीय बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। तो याद रखना स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कौन सी बैठक में, द्वितीय बैठक में। प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। उपस्थित सदस्य 209, टोटल महिलाएं कितनी थी, 15, उनमें से महिलाएं कितनी उपस्थित रही, 9 रही। अब देखिए संविधान सभा की जब द्वितीय बैठक की बात कर रहे हैं तो स्थायी अध्यक्ष हमने बना दिया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। उपाध्यक्ष किसको बनाया गया, H.C. मुखर्जी को। संविधान सभा की द्वितीय बैठक में उपाध्यक्ष बनाया गया H.C. मुखर्जी को, और संवैधानिक सलाहकार B.N. राव को बनाया गया। इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा का जो हमारे संविधान बना है, संविधान का संवैधानिक सलाहकार कौन है, B.N. राव संविधान के संवैधानिक सलाहकार है। तो याद रखना कौन है, B.N. राव। ये जो नाम बता रहे हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत महान व्यक्ति थे जब इनके नाम इसमें शामिल है। तो इनमें से कोई नाम, सब नामों को अच्छी तरीके से रखना आपको। संविधान सभा की तृतीय बैठक, तो संविधान सभा की तृतीय बैठक कब हुई थी, 13 दिसंबर 1946 को।
यानी जो संविधान सभा की तीसरी बैठक हो रही है वो कब हो रही है? 13 दिसंबर 1946 को। पहली 9 दिसंबर 1946, दूसरी 11 दिसंबर 1946 और संविधान सभा की तृतीय बैठक हो रही है 13 दिसंबर 1946 को। अब देखें जो तीसरी बैठक हुई, अपन प्रथम में बात कर लिया, स्थायी अध्यक्ष, द्वितीय में बात कर लिया स्थायी अध्यक्ष से, उपाध्यक्ष से, संवैधानिक सलाहकार, ये बना लिया। अब अपन बात करेंगे तीसरी बैठक की। जो संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947, याद रखना कब स्वीकार किया? 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया, जो वर्तमान संविधान की प्रस्तावना है। यानी क्या बन गई? वर्तमान संविधान की क्या बन गई? प्रस्तावना बन गई। और इसको संविधान स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। आगे देखते हैं। अब देखिए अपन संविधान सभा की बैठकों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक हो गई, द्वितीय बैठक हो गई, तीसरी बैठक हो गई, लेकिन विभाजन के बाद की बात करें अपन कि भारत का जब विभाजन हो जाता है तो उसके बाद में संविधान सभा की बैठक पुनः कब हुई? तो संविधान सभा की पुनः बैठक होती है 14 अगस्त 1947 को, यानी तुरंत हो जाती है। यानी भारत के विभाजन के पश्चात संविधान सभा की पुनः बैठक कब हुई है? 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा की पुनः बैठक हुई है। तो याद रखना संविधान सभा की जो पुनः बैठक हुई विभाजन के बाद कब हुई है? 14 अगस्त 1947 को। विभाजन से पहले संविधान सभा में सदस्य कितने थे? 389 सदस्य थे, लेकिन विभाजन के बाद में संख्या घटकर कितनी रह गई? 299 सदस्य रह गई। तो यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अपने संविधान का निर्माण कितने सदस्यों ने मिलकर किया है, तो 299 सदस्य, क्योंकि पहले सदस्य कितने थे विभाजन से पहले? 389, लेकिन बाद में कितने रह गए? 299 सदस्य रह गए। तो आपके याद रखना ये अच्छे इंपॉर्टेंट है। और इन्हों में से देखो हस्ताक्षर कितनों ने किया था? जब अपना संविधान बनकर तैयार हो गया था तो उस पर सिर्फ 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था, बाकी वालों ने संविधान पर हस्ताक्षर नहीं किया था। कई उपस्थित होते हुए भी नहीं किए और कई उपस्थित नहीं हो पाए। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान सभा ने संविधान निर्माण का कार्य पूरा किया, तब उस पर अध्यक्ष सहित 284 सदस्यों के हस्ताक्षर थे। यानी जब अपना संविधान 26 नवंबर 1949 को जब अपना संविधान बनकर तैयार हो जाता है तो उस पर अध्यक्ष सहित कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। अब देखें अपन बात करते कि अपना संविधान लागू कब किया गया। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय संविधान आंशिक रूप से कब लागू किया गया। तो भारतीय संविधान की जब अपने संविधान की बात करते तो संविधान आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। नागरिकता वाला अधिनियम था, इसमें चुनाव वाले हैं, ये आंशिक रूप से लागू किया गया था। पूर्ण रूप से संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। उसका भी कारण बताएंगे कि जब संविधान अपना बनकर तैयार है 26 नवंबर 1949 को हो जाता है और उसके बाद में लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, ऐसा क्यों? इसका भी लॉजिक है, कारण है क्योंकि भारत ने 26 जनवरी 1930 में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा किया था। तो तारीख याद रखना है 1930 में कौन सी तारीख निर्धारित की गई थी? 26 जनवरी 1930 को भारत प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा किया था और उसी के कारण हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। उस टाइम अपन स्वतंत्र तो नहीं हुए, लेकिन जब अपना देश आजाद हो गया, संविधान बनाया गया, तो संविधान अपना तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को और लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया। और संविधान आंशिक रूप से कब लागू किया गया? 26 नवंबर 1949 को। तो आगे देखते हैं इन पे जो लाइन है एक एक अच्छे तरीके से याद रखना। हस्ताक्षर कितने सदस्यों ने किया था? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। देखो संविधान सभा की प्रथम बैठक हो रही है 9 दिसंबर 1946 को और संविधान सभा की अंतिम बैठक हो रही है 24 जनवरी
1950 को। इस प्रकार टोटल बैठकों की बात करें तो संविधान सभा की कुल बैठक हुई थी 165। याद रखना, कुल बैठक कितनी हुई थी? 165 बैठकें संविधान सभा की हुई थी। इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति घोषित किया गया। यह मैंने आपको बता दिया कि संविधान सभा की कुल बैठक कितनी हुई थी? 165। और संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई है 24 जनवरी 1950 को, इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति घोषित किया गया। आगे देखते हैं। 26 नवंबर 1949, यहां पर जो कोष्टक में जो बात दे रखा कि आंशिक रूप से लागू किया गया, यानी 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान तैयार हो जाता है और आंशिक रूप से लागू कर दिया गया। जैसे नागरिकता का प्रावधान और चुनाव आदि और भी हैं, इसमें कुछ लागू कर दिया गया, कुछ पार्ट था ना इसका आंशिक रूप से लागू किया गया। को निर्मित संविधान में देखो, जो अपना संविधान 26 नवंबर 1949 को जो संविधान बनकर तैयार हुआ, उसमें अनुच्छेद की बात होगी तो टोटल कितने अनुच्छेद थे उसमें? 395। और अनुसूचियां कितनी है? अनुसूचियां 8 अनुसूचियां। बात हो रही है यहां पर 26 नवंबर 1949 को अनुच्छेद 395, अनुसूचियां 8 है। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि वर्तमान समय में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो उस समय अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 है। और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। बहुत ही अधिक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, जब संविधान लागू किया गया तो उस समय अनुसूचियों की संख्या कितनी है। तो दोनों में अंतर याद रखना। जब संविधान लागू किया गया उस समय अनुसूचियों की संख्या 8 थी, और जब हमारा संविधान लागू वर्तमान समय की बात करें तो अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई। और भाग कितने हैं हमारे संविधान में? 22। वैसे अनुच्छेदों को भी डिवाइड कर दिया, जैसे अनुच्छेद 300 के में संपत्ति का अधिकार जोड़ दिया, तो ऐसे करके 19 के 19 से 1 2 6 तक उसके पार्ट कर दिया। तो ऐसी बात करें तो लगभग अप्रोक्सिमेट 465 के आसपास हो गई अनुच्छेद। लेकिन वो उनके भागों में डिवाइड किए गए, इसको डायरेक्ट नहीं बढ़ाया गया, जैसे 396 393 इस क्रम में नहीं बढ़ाया गया, उसको भाग में डिवाइड कर दिया। जैसे 19 1 बोलने का अधिकार, 19 2 सम्मेलन का अधिकार, तो इस तरीके से 19 4 में घूमने का अधिकार है। ये जो भागों में डिवाइड कर दिया उसको। तो इस प्रकार अगर हम बात करते तो अप्रोक्स 465 के लगभग अनुच्छेद है। हम आगे देखते हैं। तो याद रखना, वर्तमान में अनुसूचियां और जब संविधान बनकर लागू किया गया तो उस टाइम के अनुसूची की संख्या एग्जाम में पूछी जा सकती है। संविधान लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। आप सभी को इसका तो आसान है, सबको पता है। अब देखो, जो संविधान बनाया गया उसमें समय कितना लगा था इसे पूरा करने में। देखो, संविधान को पूरा करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, सॉरी ये गलत टाइप हो गया, दिन का समय लगा था। यानी जो अपना संविधान बनाने में जो समय लगा वो लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अब देखिए, इसमें जो संपत्ति जो पैसे खर्च हुए कितने थे? लगभग 64 लाख बोल सकते हैं, यानी 63,96,729 रुपए इस पर खर्च हुए थे। तो याद रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो संविधान का निर्माण किया गया उसमें कितने पैसे खर्च हुए। उस समय बहुत ज्यादा है, आज आपको लग रहा है 64 लाख ज्यादा नहीं है, लेकिन उस समय के अनुसार बहुत ज्यादा पैसे थे। लेकिन समय भी ज्यादा लगा है, खर्च होना, इतना बड़ा संविधान तैयार किया तो पैसे तो लगेंगे उसमें, तो जो बैठ के उठ के वो तो होता है खर्चा। तो इसमें कितने खर्च हुआ है? 64 लाख रुपए का, यानी 63,96,729 रुपए। और उस समय के तो ये बहुत कम है, नहीं आज के तो और भी ज्यादा इसको आगे पहुंचा देते हैं। अब देखें, अपन बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक तथा शिल्पकार कहा जाता है। और तथा इनका चुनाव कहां से हुआ था? संविधान सभा में बंगाल से हुआ था। फिर बाद में इनका क्या हुआ कि बंगाल का जैसे विभाजन हो जाता, तो उसके विभाजन के बाद में इनको मुंबई से चुना गया था। अब देखिए आगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा की आलोचना की
क्योंकि उनके अनुसार 1965 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा देश के शासन को चलाया जा सकता है। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि हमारा जो देश विश्व में सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान का निर्माण किया गया। यानी पूरे विश्व की अगर बात करें तो सबसे पहले सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान का निर्माण किया गया। और यह कब किया गया था? 4 मार्च 1789 में, जिसमें मात्र कितने अनुच्छेद हैं? मात्र 7 अनुच्छेद हैं। अब देखिए आगे बात करते हैं। यानी भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो याद रखना, सबसे लंबा लिखित संविधान कहां का है? भारत का है। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन ने अपनाई थी। यानी सर्वप्रथम जो संसदीय प्रणाली वो किसने अपनाई थी? ब्रिटेन ने अपनाई थी। और भारत की जो संसदीय प्रणाली है वो भी कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ही ली गई है। संघात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था सर्वप्रथम कनाडा ने अपनाया था। कनाडा देश है सबसे पहले संघात्मक शासन व्यवस्था लागू की हुई। एकात्मक शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था की अपन बात करते हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था में सिर्फ और सिर्फ जो संपूर्ण शक्तियां वो किसके पास में रहती है? केंद्र के पास में रहती है। और संघात्मक शासन में शक्तियां डिवाइड हो जाती है। जैसे हमारे अगर बात करें तो राज्य के पास में अलग शक्ति होती है और केंद्र के पास में अलग शक्ति होती है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियां डिवाइड हो जाती है और एकात्मक शासन व्यवस्था में संपूर्ण शक्तियां केंद्र के पास में रहती है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था सर्वप्रथम किसने अपनाया? कनाडा ने। इंग्लैंड का संविधान अलिखित एवं परंपरा व अधिनियमों पर आधारित है। यानी जो इंग्लैंड का संविधान है वो अलिखित है और वो परंपराओं पर आधारित है। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। हैदराबाद देसी रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। जो हैदराबाद देसी रियासत है वहां के नवाब, वहां के जो प्रतिनिधि थे वो इसमें संविधान सभा में शामिल नहीं हुई थी। अब देखिए थोड़ा संघात्मक शासन व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं। अपन संघात्मक शासन व्यवस्था की बात करेंगे, इसमें शक्तियों का बंटवारा हो जाता है। अब जैसे राष्ट्र अपन भारत की बात करें तो भारत में शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार से है? शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों में किया गया। संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची। संघ सूची में जो भी विषय वर्णित हैं उनके बारे में कोई भी कानून बनाने का अधिकार किसके पास रहेगा? केंद्र सरकार के पास में रहेगा। और राज्य सूची में जो विषय वर्णित हैं उनके बारे में कानून बनाने का अधिकार किसके पास में रहेगा? राज्य सरकार के पास में रहेगा। हम बात कर रहे हैं संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची। जब अपन बात कर रहे हैं संघ सूची की, देखिए संघ सूची अभी मैं लिखता हूं। संघ सूची में जो भी विषय वर्णित हैं उनके बारे में अधिकार बनाने का, कानून बनाने का अधिकार किसका है? केंद्र का रहेगा। और राज्य सूची में जितने भी विषय वर्णित हैं उन पर अधिकार, कानून बनाने का अधिकार किसका रहेगा? राज्य का रहेगा। अब देखिए राज्य सूची में जो विषय वर्णित हैं उन पर अधिकार, जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसका है? राज्य का। लेकिन अगर राज्य में कुछ विशेष परिस्थितियां, मान लो जैसे राष्ट्रपति शासन लग गया, तो उस परिस्थितियों में वो अधिकार भी कौन बनाएंगे? केंद्र सरकार बनाएगी। जो कानून है वो कौन बनाएगी? केंद्र सरकार, विशेष परिस्थितियों में। यानी जो राज्य सूची में वर्णित विषय हैं उन पर अधिकार या जो कानून है वो बनाने का अधिकार किसका? राज्य का है। लेकिन विशेष परिस्थितियों में कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी। अब देखिए समवर्ती सूची। अपन समवर्ती सूची की बात करते हैं। समवर्ती में सूची में जो विषय वर्णित हैं उनके बारे में कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों के पास में। तो दोनों के पास में, मान लो कोई भी राज्य अपने राज्य के लिए कोई अधिकार बना रहा है, जैसे इसमें जो अधिकार शामिल है, शिक्षा का अधिकार की बात करें समवर्ती सूची में शामिल है, तो उस विषय को अगर जो अधिकार राज्य द्वारा बनाया जा रहा है और वही अधिकार केंद्र के द्वारा बनाया जा रहा है, जो कानून है केंद्र के द्वारा बनाए जा रहे हैं और राज्य के द्वारा भी। सरकारें मान लो कई बार जैसे अलग अलग होती हैं,
यहाँ पर मान लो कांग्रेस है, वहाँ बीजेपी है, अलग सरकारें, कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए कि राज्य और केंद्र के बीच में टकराव हो जाए, जो समवर्ती सूची में विषय शामिल किए गए हैं उन पर कानून बनाते समय अगर राज्य और केंद्र के बीच में अगर टकराव हो जाता है तो उस स्थिति में केंद्र के द्वारा बनाया हुआ कानूनी मान्य होगा। तो याद रखना साथियों कि अगर समवर्ती सूची पर विषय बनाते समय राज्य और केंद्र के बीच में विवाद हो जाए तो समवर्ती सूची पर बनाए गए कानून केंद्र सरकार के द्वारा बनाया हुआ कानून ही मान्य होगा। साथियों कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना कि हमारी आज की क्लास कैसी लगी है, और जो भी इस टॉपिक संबंधित जानकारी बाकी रह रही है वो जानकारी है संविधान सभा की समितियां और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वो अगली क्लास में हम लेकर आएंगे। तो धन्यवाद साथियों, अगर आप नए हो हमारे चैनल पर अभी जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद साथियों, आपके साथी DS गुरुजी का अधिक से अधिक सपोर्ट करना।